आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज जो हमारे साथ हैं वो अ, महिला प्राध्यापक हैं और वो अभी 2010 में जॉब लगे हैं। उनसे जानेंगे किस प्रकार उन्होंने संघर्ष के दिनों को बिता के सफलता हासिल की है। मैम का स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। सबसे पहले मैम से ये जानना चाहेंगे कि मैम आपका जो संक्षिप्त परिचय है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, वो एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्ते, हम्म, मैं ज्ञाना गिला, हम्म। लेक्चरर हिंदी साहित्य। पोस्टिंग पैलेस मेरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा भोगजी और मैं टाकाडा ग्राम की रहने वाली हूँ। मैम ने बताया कि इटावा भोगजी है जो उदयपुर के पास पड़ता है, वहाँ पे इनकी ड्यूटी है। मैम सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन है, 10वीं 12वीं, ये कहाँ से हुई मैम? मेरी सेकेंडरी एजुकेशन मैंने स्वयं ने ही की है। 10वीं तक मैं रेगुलर पढ़ी हूँ। उसके बाद में मेरी ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए स्वयं अध्ययन करके और आज तक सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही सब कुछ कर पाई। मैम ने बताया कि स्वाध्याय सेल्फ स्टडी से इन्होंने जो 10वीं 12वीं क्रैक किया है। मैम आपके 10वीं और 12वीं में कितने परसेंटेज थे, प्रतिशत कितने बने थे आपके? मेरे 10वीं में 68% थे और और 12वीं में? 12वीं में 69%। 69। मैम आपने 11वीं में जो ऑप्शनल के तौर पे जो वैकल्पिक विषय है वो कौन कौन से थे आपके? वैकल्पिक विषय मैंने एक बार तो साइंस लेकर प्रयास किया, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के होते मैं उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। इसलिए बाद में मैंने चेंज करके आर्ट्स में इकोनॉमिक्स, हिंदी साहित्य और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया। मैम ने बताया कि पहले विज्ञान वर्ग मैम का विषय था, उसके बाद में इन्होंने जो कला वर्ग चुना है और इकोनॉमिक्स पब्लिक एड इनके विषय थे। मैम आप ये बताइए कि इसमें आपको कब पता चला कि आपकी जॉब मिल गई? आपको ये कब एहसास हुआ, आपको कब पता चला था आपको जॉब के बारे में? जॉब के बारे में मैं लक्ष्य करके तैयारी कर रही थी पूरी तरह से और मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेरी जॉब अवश्य लगेगी। तो मैं पूरी तरह से इतनी कठिन परिश्रम के बाद मेहनत कर रही थी और अखबार के माध्यम से उस समय मेरा रिजल्ट आया और अखबार देख के ही मैं इतनी एक्साइटेड हुई। वास्तव में मुझे पेपर करके भी ये महसूस हो रहा था कि मेरा नंबर आ जाएगा। तो उसके बाद जब मैंने ये देखा तो काफ़ी खुशी हुई और बहुत बढ़िया लगा। मैम ये बताइए कि इससे पहले आपको कौन कौन सी जॉब मिल चुकी थी इससे पहले? इससे पहले मैं आंगनबाड़ी वर्कर के रूप में काम कर चुकी हूँ और उससे पहले तो बस पढ़ाई और घर का काम। तो मैं आपने ये जो शिक्षा विभाग में जाने का फैसला एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये किस प्रकार रहा आपका? ये कैसा फैसला आपका रहा? ये फैसला मेरा शुरू से तो ऐसे कोई फैसला नहीं था मेरा। मैं बस एक अबोध बालक जिस तरह से कई क्षेत्रों में उसका कोई वो नहीं होता, इच्छा नहीं होती, उसी प्रकार से मैं भी बस ये सोचती थी कि बस एक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए पढ़ाई करती थी। और पढ़ाई करते करते ही बाद में जब समझदारी आई, मैच्योरिटी मतलब उत्पन्न हुई, तो और धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ी तो लगने लगा कि हाँ जॉब होनी चाहिए। और फिर जॉब के लिए पूर्ण तैयारी, ये इसी के एक फिर मैंने सोचा कि एक ही नाव पर सवार होना बहुत आवश्यक है, तो मैं बस टीचर के लिए ही पूरी तैयारी करने लगी। मैम ये बताइए आपके परिवार में आपकी ही जॉब है या इससे पहले और कोई किसी की जॉब थी पहले? मेरे परिवार में मेरे पापा भी जॉब में रहे हैं, आर्मी ऑफिसर थे मेरे पापा। और उसके बाद यहाँ ससुराल पक्ष में भी हमारे ससुर जी वगैरह जॉब में ही थे। बाकी जो मुझे प्रेरणा मिली है वो मेरी दीदी से ही मिली है। मैम ये बताइए कि आपका जो टाइम टेबल था, आप पढ़ाई करते थे तो वो किस प्रकार, पूरा शेड्यूल दिन का वो बताइए, आप किस प्रकार क्या करते थे? दिन का शेड्यूल इतना मतलब पूरा काम करने के बाद, ससुराल में पूरा मैनेज करने के बाद, बच्चे जो है ना जल्दी शादी होने के कारण बच्चे भी जल्दी हो गए थे और उस समय मैंने पढ़ाई बच्चों के साथ साथ ही जारी रखी। बच्चे भी हो गए, उनकी परवरिश करना, घर के और काम भी करना, पूरे घर में मैं भैंस वगैरह जो किसान इसमें हैं तो हमें पूरा मतलब घर का काम भी करना आवश्यक था। और उसके बावजूद भी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल कर कैसे जैसे टाइम निकालना और फिर उसका एक चार्ट बनाकर मैंने मतलब काम करते करते भी अपनी पढ़ाई जारी रखती थी मैं। मेरा एक है कि मेरी बेटी हो गई थी, तो बेटी होने के बाद
वो जब छोटी सी थी तो वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट मतलब थी, और शुरू से ही उसने पढ़ना सीख लिया था। तो मैं क्या करती, जब काम करते करते मैं जो पहले पढ़ लेती, उसका काम करते करते भी रिवीजन करती थी। वो क्या है, मैं याद कर लेती, बाद में उसको मनन करती, काम करते समय मनन करती, और जब भी टाइम मिलता बेटी को लेकर, और उसको जो भी सीरीज है टेक्स्ट वो बुक थी उसको देख के, और वो रीडिंग लगाती, प्रश्न पूछती, मैं उनके उत्तर देती रहती और काम करती रहती। मैंने बताया कि मैम के जो घर पे महिलाओं के जो काफ़ी काम होते हैं उनके बावजूद मैम ने हार नहीं मानी और अपनी सफलता को प्राप्त किया है। मैम ये बताइए कि आजकल काफ़ी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, एक दो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, फिर वो वापस पटरी पे नहीं आ पाते, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि कोई फेल हो जाए तो वापस वो कैसे पटरी पे आ सकता है? बिल्कुल, मैं उनके लिए कहना चाहूँ कि मतलब ये असफलता और सफलता तो दोनों ही पहलू है कि सिक्के के दो पहलू है। कभी भी असफलता मिल सकती है, तो उससे हताश ना हो, बल्कि असफलता में भी आगे सफलता के लिए एक वो रखना चाहिए, कि ये मानना चाहिए कि असफलता के बाद सफलता भी अवश्य मिलती है, अगर परिश्रम हो, जटिल प्रयास किए जाएं, और लक्ष्य की ओर ही ध्यान रखा जाए, अपना ध्यान एकाग्र करके और पूरी तरह से उसके लिए समर्पित हो जाए। हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसी के लिए पूरा दमखम लगाएं, तो निश्चित रूप से असफलता के बाद भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। मैम ने बताया किस प्रकार हम लगातार समझ में प्रयास से ही हम किसी भी एग्जाम को हम क्लियर कर सकते हैं। मैम बताइए कि काफ़ी बच्चे ये कोचिंग वगैरह सारा लेते हैं, कभी रूम पे रहने जाता है, कोई कोचिंग लेता है, तो क्या ये कोचिंग लेना अनिवार्य है या अपन स्वाध्याय से हम किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? आज देखो, आज की परिस्थितियों को देखते हुए तो कोचिंग लेना भी शायद बहुत अनिवार्य हो गया, लेकिन जब मैं तो आपको बता ही चुकी हूँ कि मैंने तो सेल्फ स्टडी की है शुरू से ही। जब बेसिक जो पढ़ाई की है वो भी मैंने स्वाध्याय से की है, बाद में जब मैंने कंपटीशन दिए तो वो भी मैंने स्वाध्याय से दिए। तो मैं तो मेरे लिए तो जो है स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण था। मैं तो हर समय स्वाध्याय को ही इम्पोर्टेंट मानती थी और उसी पे लगी रही और मुझे सफलता भी मिली। तो ये है कि अगर कोचिंग भी करे तो उसके लिए बाद भी स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा समय स्वाध्याय को दिया जाना आवश्यक है। मैंने बताया कि स्वाध्याय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोचिंग हम ले सकते हैं लेकिन कोचिंग के अलावा आप स्वाध्याय भी मेन है। मैम ये बताइए कि आप इससे पहले आप कितने अटेम्प्ट जीत चुके थे या फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका एग्जाम का? हाँ, मैंने यही लक्ष्य कर रखा था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आऊँ, लेकिन थोड़ा सा एक बार किसी क्वेश्चन की वजह से एक बार मैंने पहले दिया था 3rd ग्रेड का, तो उसमें थोड़े से माइनर पॉइंट्स की वजह से मैं रह गई थी। बाद में उससे भी मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं नज़दीक आकर रही हूँ, तो मैं काफ़ी मोटिवेट हुई उससे, और बाद में मैंने उसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखी और सफलता मिली। मैम बताइए कि जैसे अब कई बार हम घर में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और किसी, तो अपने दिमाग को आप शांत रखने के लिए क्या करते थे, अपने आप को ऐसे एकजुट करने के लिए क्या करते थे आप? दिमाग को शांत रखने के लिए देखो, सबसे पहले तो अनुशासन और जो अपना हमारे जो संस्कार है परिवार के वो दिव्य होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए। संस्कारों में अगर रह के हम और अपना जो है ध्यान एकाग्र रखें, ईश्वर का चिंतन करें, मेडिटेशन करें, तब उसमें पूरी तरह से पढ़ाई में मन लगता है और भगवान का ही एक सहारा। मैम ने कहा कि जो भगवान, मेडिटेशन, योगा करके हम अपने मन को, चित्त को शांत रख सकते हैं। मैम ये बताइए कि आप में से क्या जुनून था, क्या वजह थी कि आप जॉब लगना चाहते हो, कि आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए थी, आप एजुकेशन के डिपार्टमेंट जॉब लगे हो, ये क्यों चाहिए था आपको? ये इसलिए चाहिए था कि इसमें 2 कारण होते हैं। एक तो एक महत्वाकांक्षा होती है, दूसरी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं आज के समय में और भी ज़्यादा विकट होती जा रही है। उस समय भी बहुत आर्थिक परेशानियां थी, तो घर संभालने के लिए, घर चलाने के लिए, और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण एक कारक ये रहा कि मेरे बेटा हुआ था जो जन्म से ही बीमार हुआ, तो उसके इलाज के लिए मैंने लक्ष्य कर लिया था कि गवर्नमेंट जॉब लगने के अलावा ऐसी कोई आज जैसी चिकित्सा सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं उस समय 15 साल की बात होगी नहीं थी। तो मैंने ये सोचकर कि बेटे का इलाज
एक ही माध्यम है, अपने पास एक ही रास्ता है कि गवर्नमेंट जॉब करके ही उसका गवर्नमेंट के माध्यम से हम इलाज करा सकें। तो एम्स तक उसको मैं ले गई उसका इलाज कराने के लिए, तो वो भी मेरे जीवन में एक मोटिवेटर बनकर आया था। हालांकि वो रहा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से अब वो वैसे एहसास है मेरे साथ ही रहेगा हमेशा, और उसी की वजह से मैं सब कुछ कर। मैम ने बताया कि जो पुत्र है मैम का वो बीमार था, उनके इलाज के लिए मैम कहाँ कहाँ तक गए, और गवर्नमेंट जॉब लग के जो जो सुविधाएं मिलती हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी कि हम वहाँ से करके उसको इलाज करा सकते हैं। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, प्रदान करे। आप अपने साथ है वो अभी भी और रहेंगे हमेशा। तो मैम ये बताइए कि आजकल के जो जो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी बच्चे अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं, तो इस सोशल मीडिया से बच के या इसका किस प्रकार उपयोग हम करेंगे पढ़ाई गोल में? इसका उपयोग जो है ना, सबसे पहले माता पिता को इसके लिए अवेयर होना आवश्यक है। बच्चे यदि माता पिता आज के युग में सोशल मीडिया को लेकर अवेयर नहीं हुए, अपने बच्चों को लेकर अवेयर नहीं हुए, तो एक घातक स्थिति हो सकती है। हम देखते हैं जगह जगह इसका जो है मिसयूज खूब है, और बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव ज़्यादा है। जब जो प्रभाव होना चाहिए उसके अलावा विपरीत प्रभाव ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा जो है, लेकिन ये बच्चों को पूरी तरह से तैयार करके एक बार पूरी तरह से दृढ़ उसके जो मार्ग है, मतलब जो लक्ष्य प्राप्ति करनी है, उसके लिए पूरी तरह से उसको तैयार करें। उसके बाद उसको थोड़ा बहुत इसकी सहायता लेने की कह सकते हैं। मैंने बताया कि सोशल मीडिया को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसका सही उपयोग, उचित उपयोग से हम उचित उपयोग से हम उसको काम में ले सकते हैं। मैम ये बताइए कि आपका जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है, उसका आपके पढ़ाई के प्रति, आप जब जॉब की तैयारी करते तो वहाँ पे बाद में भी आपका कितना सपोर्ट रहा, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपका? फैमिली का सपोर्ट देखो, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा है, मोरल सपोर्ट रहा है। बाकी जो सारी परिस्थितियां थी उन सब का सामना मैंने खुद ने अकेले किया है। मैंने कहा कि परिवार भी है और इनके जो हस्बैंड है उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है इनके प्रति। मैम ये बताइए कि लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि जो युवा तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या मोटिवेट उनको करना चाहोगे? मैडम, युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने जो जैसे आप ही इस चैनल के माध्यम से ये फैला रहे हो, वास्तव में से काफ़ी जागरूक होंगे और मोटिवेशन भी मिलेगा बच्चों को, और लेना भी चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इनसे हम हर जगह से मतलब ये करके, और पूरी तरह से, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का तो कोई विकल्प नहीं है, और जो दूसरे रास्ते हैं उन रास्तों को बिल्कुल छोड़ के, क्योंकि मेहनत ही एक है जिसके माध्यम से हम पर्स से अर्श तक जा सकते हैं। तो यही है बच्चों को। मैंने बताया कि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कि मेहनत ही वो चीज़ है जिससे अपन किसी भी एग्जाम, कोई भी चीज़ हो उसको अपन क्रैक कर सकते हैं। तो मैम से आज जाने हम किस प्रकार उन्होंने बताया अपना पूरा जीवन संघर्ष की कहानी, और मैम को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो हमें अपना अमूल्य समय निकाल के इस चैनल को दिया है, और इनका भी उज्जवल भविष्य रहे, अच्छा रहे, और जो भी इनकी आगे कामना है वो बनती रहे, और आगे का जो भी इनका गोल हो, कोई लक्ष्य हो और कोई बड़ा हो, किसी भी का पद का हो सकता है, उसके लिए। और हमारे चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से मैम को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट है। थैंक यू। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक भी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब लाइक कीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही है जो मुझे आगे लेके जाएगा, और मैं जो अपने आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। धन्यवाद।